नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, किताबें पढ़ते हुए कई बार ऐसी जानकारियां हाथ लग जाती हैं जिनको पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे रोहतक में अंग्रेजों के तख्ता पलटने की योजना एक बाबा बना रहा था। 1941 में जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था तो जर्मनी की सेना यूरोप में विजयी होती जा रही थी और ऐसी स्थिति में जापान भी युद्ध में कूद गया और जर्मनी के साथ हाथ मिला लिया। इधर भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उदित होने से पहले जापान में रासबिहारी बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की रूपरेखा बन चुकी थी और इसका नेतृत्व आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। जापान की सेना ने जैसे ही बर्मा आदि को परास्त करके भारत पर आक्रमण करने के लिए कूच किया तो रासबिहारी बोस के कुछ सक्रिय कार्यकर्ता इस चेष्टा में थे कि जापान जैसे ही भारत पर आक्रमण करे, भारतीय सेना आत्मसमर्पण कर दे और भारत में अंग्रेजी राज्य समाप्त किया जा सके। लोहारू में रहने वाले स्वामी स्वतंत्रतानंद जी इस नीति से सहमत थे। स्वामी स्वतंत्रतानंद जी के बारे में दोस्तों अगर आप ज्यादा नहीं जानते हैं तो सच कहता हूं कि आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं। पिछले दिनों उन पर एक वीडियो मैंने बनाया था और इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। स्वामी स्वतंत्रतानंद जी का वजन 3 मण के करीब था और उनके जूतों का नाप 1 फुट का था। स्वामी जी ने अपने मन की बात भगत फूल सिंह जी को बताई। भगत जी भी स्वामी जी के विचारों से सहमत हो गए और इस काम को सिरे चढ़ाने के लिए स्वामी जी ने हरियाणा प्रदेश के जिला रोहतक को चुनना अच्छा समझा। अब जिला रोहतक क्यों चुना गया? क्योंकि भारतीय सेना में सामान्य रूप से हरियाणा के सैनिक अधिक थे और इनमें भी जिला रोहतक के सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी। इस बारे में ज्यादा संभावनाएं थी कि विद्रोह यहां से पनपे और अन्य 2 कारण ये थे जिनसे प्रभावित होकर स्वामी जी ने जिला रोहतक को अपनी योजना का केंद्र बनाया था। एक कारण तो ये था कि पहले विश्व युद्ध के समय सेना में भर्ती होने वाले रोहतक के आर्य समाजी सैनिकों को अंग्रेजों ने युगोपयुक्त उतारने के लिए कहा था और आर्य समाजी परिवारों से आने वाले हरियाणा के इन सैनिकों ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था और आदेश की अवहेलना करने से इन सैनिकों में से कुछ की पदोन्नतियां रोकी गई और कुछ सैनिकों को तो नौकरी से भी निकाल दिया था। अंग्रेजों के इस व्यवहार के कारण भूतपूर्व सैनिकों के मन में एक विशेष तरह का आक्रोश और घृणा अंग्रेजों के प्रति थी और दूसरा कारण यह था कि आर्य समाज के सैनिक संगठन आर्य वीर दल के शिविरों में जिला रोहतक के ही भूतपूर्व सैनिक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करते थे। 1939 में गुरुकुल डोरली, शायद डोरली नाम होगा इसका, गुरुकुल डोरली के आर्यवीर दल के मुख्य जो ट्रेनर थे उनके वो बेरी के सूबेदार टेकचंद जी होते थे। तीनों कारणों से जिला रोहतक में इसकी योजना के लिए उपजाऊ भूमि सहजता से उपलब्ध थी। स्वामी स्वतंत्रतानंद जी और भगत फूल सिंह जी जिला रोहतक में भ्रमण करते समय समय पर चौधरी माड़ू सिंह से मिलते, उनके घर पे ठहरते और अपनी गतिविधियों की विस्तार से चर्चा किया करते थे। इस चर्चा में स्वामी जी चौधरी साहब से ऐसे व्यक्तियों के नाम और पते पूछते जो उनकी योजना में सहायक सिद्ध हो सकते थे। कुछ ही दिन ये काम करते हुए थे कि अंग्रेजी सरकार के गुप्तचरों ने सूचना दे दी कि स्वामी स्वतंत्रतानंद जी रोहतक में अंग्रेजों का तख्ता पलटने की योजना पर काम कर रहे हैं। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके लाहौर के किले में बंदी बना लिया। स्वामी जी की गिरफ्तारी की सूचना जब चौधरी छोटूराम को मिली तो उन्होंने महानिरीक्षक जेल पंजाब विभाग से जानना चाहा कि स्वामी स्वतंत्रतानंद जी को सरकार ने किस जेल में रखा है। महानिरीक्षक जेल से उत्तर आया कि स्वामी जी पंजाब की किसी भी जेल में बंदी नहीं है। चौधरी छोटूराम इस उत्तर से सकपकाए, लेकिन उनका उत्तर सही था क्योंकि स्वामी जी को लाहौर के किले में बंदी बनाया गया था जो कि महानिरीक्षक जेल के अधीन आता ही नहीं था। चौधरी छोटूराम की कोशिशों के बाद स्वामी जी को कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया गया। अंग्रेज उन पर लगाए गए आरोप भी सिद्ध नहीं कर सके और योजना बनाते समय ही सैनिकों को यह समझा दिया गया था कि अगर स्वामी जी गिरफ्तार हो जाएं तो कोई उनका नाम ना ले। किले से छूटकर आने के बाद स्वामी जी ने चौधरी माड़ू सिंह को बताया कि किले के अधिकारियों ने उनसे कहा कि यदि वे चाहें तो बिस्तर और भोजन की व्यवस्था बाहर से भी की जा सकती है। स्वामी जी ने उत्तर में कहा तो महाशय कृष्ण या चौधरी छोटूराम में से किसी एक के घर से यहाँ इस व्यवस्था का संदेशा भिजवा दो। अधिकारियों ने महाशय कृष्ण को सूचित कर दिया और सभी व्यवस्था वहां से हुई। जब तक वो रहे महाशय कृष्ण के यहीं से ही उनका भोजन आया।
इसी प्रकार नांदोद की बड़ी चौपाल में ही भगत जी के अनशन के समय स्वामी जी के जो सत्यानंद जी के साथ थे चोईमाड़ू सिंह के संपर्क बने थे और फिर ये धीरे धीरे बहुत प्रगाढ़ हो गए और प्रगाढ़ता की सीमा यहाँ तक पहुंच गई थी कि स्वामी जी गुप्त मंत्रणाओं में चोई साहब को भागीदार बनाने थे। चोईमाड़ू सिंह के स्वभाव की यह विशेषता थी कि मित्र अथवा हितैषी की गुप्त मंत्रणाओं का संकेत भी अन्य व्यक्ति की चेष्टाओं से नहीं भाप सकते थे, क्योंकि वे मितभाषी थे। उनका हास्य भी मित था और क्रोध भी मित था, परंतु उनका चिंतन, दर्शन और परिस्थितियों का गंभीर मंथन अमित था। इस अमितता की गहराई की था उनके निजी व्यक्ति भी नहीं पहचान पाते थे। तो ये थे स्वामी सत्यानंद जी के एक प्रयास की छोटी सी जानकारी। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी आपको उनके बारे में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये वीडियो लास्ट में ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ भी आपको ये लिंक दिखाई देगा। आप उनके बारे में जान सकते हैं। बहुत बड़े स्वामी थे और बहुत काम उन्होंने हरियाणा में किया था। कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।